हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये होता क्या है, उससे पहले हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर लिखते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, और इसको कैसे लिखते थे कि ए का फ्रीक्वेंसी क्या है, ए का फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। ठीक है, ए का फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या है, इससे भी प्रोबेबिलिटी निकालते थे। एक चीज़ और तरीका क्या होता था कि जो इवेंट ए है वो सैंपल स्पेस का कितना पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, सैंपल स्पेस का कितना पार्ट कवर कर रहा है जो भी इवेंट ए है, वही उसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है। वही है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। ए का फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या है, किस पे से, सैंपल स्पेस में से। ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब सैंपल स्पेस में कितना नंबर है। ठीक है, तो हर चीज़ घूम फिर के क्या आता है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में से उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सैंपल स्पेस में से उस इवेंट कितना हिस्सा कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते थे। अब जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कंडीशनल मतलब कुछ कंडीशन दिया रहेगा। क्या कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है, कंडीशन क्या दिया रहेगा, जैसे ऐसे बोला रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्या मतलब है, ठीक है, सबसे पहले इसको लिखते कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, ऐसे लिख देते हैं। इतना बड़ा लिखने की जगह पे ये बाय का साइन दे देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, इसका क्या मतलब है कि बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, बी पहले हो चुका है। ठीक है, उस पे से ए का प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम लोग सिंपल समझते हैं ऐसे में। ठीक है, ये ए है, ये वाला बी है। ठीक है, बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर। अगर बी पहले से ही हो चुका है, ये सैंपल स्पेस टोटल है अपना, बी पहले से हो चुका है, इसका क्या मतलब हुआ कि बी जो है पूरा बी ये पहले से हो चुका है। मतलब बी में से जो भी आएगा, अब जो भी हम लोग करेंगे ये बी में से ही उठ के आएगा। ठीक है, बी पहले से ही हो चुका है। अभी इससे पहले क्या था, सैंपल स्पेस पूरा कवर करते थे हम लोग। ठीक है, बट यहाँ बी हो चुका है। ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये दूसरा सब कुछ हट चुका है, अब केवल बी में ही दिखेगा हम लोग को जो भी देखना है। तो उस पे से बोला है कि ए का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये बी अगर हो चुका है तो ए कौन सा पार्ट कवर कर रहा है, केवल ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो एक तरह से क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर, मतलब ये बी पूरा हो गया है, उस पे से ए का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो केवल ये वाला पार्ट जितना कवर कर रहा है इसका प्रोबेबिलिटी बताने बोला है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि पहले सैंपल स्पेस ये पूरा था, बट अब क्या हो रहा है, सैंपल स्पेस जो है चेंज हो जा रहा है। अब हम लोग हर चीज़ क्या कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब बी पहले से ही हो चुका है, अब उसी में से जो भी करना है। तो एक तरह से कंडीशन क्या दिया हुआ, यही कंडीशन है कि बी पहले ही हो चुका है, अब बताओ जो भी बताना है, ए का प्रोबेबिलिटी या सी का प्रोबेबिलिटी, अगर ऐसा कुछ भी बोल रहा है तो बी पहले से हो चुका है, मतलब अब बी जो है वो सैंपल स्पेस बन चुका है। दूसरे से अब हमको कोई मतलब नहीं है, बी हो चुका है, बी में से ही देखेंगे जो भी देखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ पहले हो चुका है वो अब सैंपल स्पेस बन चुका है। ठीक है, अब उस पे से जिसका भी निकालना है, ए का निकालना है, तो उस पे से बी में से ए अब कितना पार्ट को कवर कर रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखने जाएं तो क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, मतलब अब बी सैम्पल स्पेस बन चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, कौन सा एरिया को लिखेंगे, ये पूरा बी है, ठीक है। अब ए का लिखना है तो ये वाला केवल, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आएगा, ठीक है। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ए इंटरसेक्शन बी आएगा। गिवन दैट बी मतलब बी अब सैम्पल स्पेस बन चुका है, ठीक है। तो नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ क्या आएगा, बी में से जो भी रहेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे में एन बी लिखा हुआ है, तो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में यहाँ भी क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दोनों जगह, ठीक है। एस क्या है, मेरा पुराना सैम्पल स्पेस जो था, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या बन जा रहा है, बताओ, प्रोबेबिलिटी बन जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और नीचे वाला क्या बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आया। तो हम लोग इसको याद नहीं रखेंगे, याद इसको रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूरा लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, ये क्या हो जाएगा, गिवन दैट बी मतलब नीचे में बी आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने के ऊपर सिंपल हम लोग प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में अगर बी हो गया है, अब ए का बताना है, तो बी में से ए का क्या पार्ट कॉमन आ रहा है, कॉमन पार्ट बताना है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट किसे बताते हैं, इंटरसेक्शन से, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर उल्टा दे दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ गिवन दैट ए, तो ये कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए हो चुका है, मतलब ये वाला पार्ट अब हो गया है, ये वाला पार्ट अब हो गया है, दूसरे से अब हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी में से देखना है, अब ये हो चुका है, अब हम लोग जो भी कुछ उठाएंगे, जो भी कुछ करेंगे, ए में से ही देखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अब बोला है कि बी का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ए हो चुका है, उस पे से कौन सा केसेस फेवर कर रहा है, जो बी भी हो रहा है, तो ये वाला फिर से वही इंटरसेक्शन वाला, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी लिखो, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और नीचे में क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको भी प्रोबेबिलिटी में चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए दिया हुआ है, मतलब ए अब सैंपल स्पेस बन जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक इससे पहले क्या था, कुछ अलग किए हैं क्या हम लोग, कुछ भी अलग नहीं किए हैं, बट पहले भी ऐसा ही था, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते थे तो गिवन दैट एस लिखा रहता था, ठीक है। एस क्या है, सैंपल स्पेस, जो पुराना सैंपल स्पेस है। तो इसको अगर हम लोग लिखने जाएं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस, ठीक है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ऐसे लिखें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होता था, 1, और ये वाला क्या है, एक तरह से ए इंटरसेक्शन एस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही निकाल रहे हैं, सिंपल, डिवाइड बाय 1। तो इसीलिए ये सब चीज़ को नहीं लिखते थे, ठीक है, लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, लेकिन है वही चीज़ यहाँ भी, गिवन डेट एस ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट एस, लेकिन इतना फालतू का क्यों लिखने जाए जब कोई यूज ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखते थे पहले, ठीक है। बट है वही, अभी क्या हो रहा है, गिवन डेट ए या गिवन डेट बी, कुछ और इवेंट दे दिया है, तो सिंपल है कि जो भी गिवन डेट है, अब उसी में से ए को देखना है, ठीक है। तो वो एक तरह से सैंपल स्पेस बन जा रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसी से एक इस पे से देखो, अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको उधर ले जाएं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर ले आएँ, ये जो सेकंड वाला लिखे यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। तो ये दोनों भी फॉर्मूला बाद में काम आएगा, इसको भी याद रखना है। याद क्या, तुरंत ऐसे हो जाएगा। देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालने बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालने बोला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिए पहले हम लोग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिए, जैसे ये वाला करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिए। अब ए निकल चुका है, ए हो गया, यहाँ इंटू कर रहे हैं, इंटू मतलब एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम लोग सेकेंड लेक्चर में शायद पढ़े थे, ठीक है, या पीएनसी में तो पढ़े ही है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब आता है, जब ये पहले हो गया, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिए, अब ए निकाल चुके हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसके बाद निकाल रहे हैं, तो ए हो चुका है पहले, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला भी याद रखना है हम लोग को। एक चीज़ अगर याद रखें तो क्या हो रहा है कि सैंपल स्पेस चेंज हो जा रहा है, मतलब जो भी अब इवेंट पहले से कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए बोलते हैं कि कंडीशन दिया हुआ है, पहले कोई कंडीशन नहीं दिया था, पूरा सैंपल स्पेस में से हम लोग जो भी निकालना होता था, अब कंडीशन दे दिया है कि बी आ गया है, ठीक है, तो बी में से अब देखना है, और कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस पर लैंग्वेज कैसा दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गिवन दैट समथिंग, या प्रोवाइडेड समथिंग, समथिंग ऑलरेडी हकर्ड, ठीक है, कुछ पहले से हो चुका, अब कुछ बताओ। तो एक तरह से सैंपल स्पेस अब जो हो चुका है इवेंट, उसके बाद जो भी कुछ होगा वो एक सैंपल स्पेस बन जाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर लें कि ऐसा बताओ कि कोई एक वो कार्ड वाला ले लेते हैं, 52 कार्ड है, 52 कार्ड्स है, ठीक है, उस पे से एक हम लोग ऐसा किए कि कोई किंग को निकाल लिए, ठीक है, पहली बार में किंग को निकाल लिए, और अब अगर हम लोग को पूछे कि जैक का निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, या सिंपल अगर बोले कि जैक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर जैक निकालने जाए हम लोग, तो जैक 4 है टोटल, 4 में से टोटल कितना है 52 ऐसे। बट यही चीज़ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक गिवन दैट के हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब पहले हम लोग के को निकाल चुके हैं, ठीक है, किंग को निकाल चुके हैं, अब जैक का प्रोबेबिलिटी बताओ। तब किंग अगर पहले निकल चुका है तो अब मेरे पास सैंपल स्पेस चेंज हो गया होगा, तो सैंपल स्पेस क्या बना होगा, के को हम लोग निकाल के फेंक चुके हैं, तो जो बच गया है वो सैंपल स्पेस बना हुआ है, ठीक है। तो अभी जैक तो 4 ही है, लेकिन सैंपल स्पेस अपना कम हो गया, तो 51, ठीक है। अगर के पहले से ही हो चुका है तो अब जैक का आने का चांसेस थोड़ा बढ़ गया, क्यों, क्योंकि अब 51 कार्ड में से ही निकालना है उसको, ठीक है। तो ये समझ में आता है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक डाई को रोल किए, ठीक है, तो डाई को अगर रोल किए तो क्या क्या सैंपल स्पेस, ओरिजिनल सैंपल स्पेस क्या बना होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब बोला है कि ए आउटकम जो है, ए है मेरा ग्रेटर देन 3, तो क्या क्या आएगा 4 5 और 6, ठीक है। और एक बी आउटकम है प्राइम नंबर, प्राइम क्या है 2 3 और 5, ठीक है। अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से बनाएं तो ये ए है, ये बी है, ए में क्या क्या है 4 6, ठीक है, और 5 दोनों में कॉमन है, 2 और 3 ऐसा है, और यहाँ बच गया क्या 1 और 6, ठीक है। ये मेरा पूरा बन गया वेन डायग्राम। अब हम लोग को क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, क्या मतलब है कि ए का प्रोबेबिलिटी बताओ गिवन दैट बी, मतलब बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो बी अब हो चुका है, उस पे से ए का प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो अगर बी हो चुका है तो बी एक सैंपल स्पेस बन गया, उसके बाद ए का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ए का फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या है, केवल यहाँ जितना रहेगा जो, ठीक है, इंटरसेक्शन में, तो ये क्या है केवल 5, तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट, और टोटल कितना है 6, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/6, सॉरी गिवन दैट बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी का क्या है टोटल, बी में कितना है 3, तो 1/3 होगा, 6 नहीं, ठीक है। इसी को अगर हम लोग फार्मूला से करने जाएं तो कैसे करेंगे, फार्मूला से अगर करना है तो क्या कर सकते हैं बताओ। जैसे इसको क्या लिखते थे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ कितना एलिमेंट है 1, तो 1/6, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का कितना है 3 एलिमेंट है 3/6, तो ये वाला दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हम लोग, क्या किए कि बी ऑलरेडी हकर, तो बी पहले से सैंपल स्पेस बन चुका है। तो अब सैंपल स्पेस में मेरे पास 2, 3 और 5 है बस, और कुछ नहीं है। अब बोला है कि ए का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ए को कौन सा फेवर कर रहा है, केवल 5 कर रहा है, तो एक ही एलिमेंट है 1 बाय टोटल 3, तो 1/3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बी डिवाइड बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, अब ए हो चुका है, अब ए सैंपल स्पेस बन चुका है, तो सैंपल स्पेस में 4, 5 और 6 मेरे पास एलिमेंट है। अब बोला है कि बी का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बी को कौन सा फेवर कर रहा है, केवल 5, तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है और टोटल कितना एलिमेंट है 3, तो 1/3। इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/6, वही सेम ही है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, दोनों तरफ से समझना है कि एक तो फार्मूला तरफ, क्योंकि कुछ भी दिया रहेगा, फार्मूला दे दिया कि ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ऐसे सब कुछ दिया नहीं है, तो फार्मूला की तरफ में दे दिया है क्वेश्चन, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये भी समझ में आना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला एक तरह से याद रख लो तुरंत कि क्या हो रहा है कि बी अब बन चुका है मेरा सैंपल स्पेस, उस पे से ए, तो वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वही फेवर कर रहा है उसको, और टोटल क्या है बी वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ नोट करते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका क्या मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। जैसे ए है, ए वाला ये ए है, बी कहाँ रहेगा बताओ, बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बता चुके हैं कि एक अगर हो रहा है तो दूसरे को कभी भी वो नहीं होने देगा, एक अगर हो रहा है तो दूसरे का चांस ऑफ अकरेंस को 0 बना देता है, ठीक है, एक्सक्लूड कर देता है उसको। अगर जैसे 2 लोग हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि हम अगर टीम में जाएंगे तो दूसरे को आने ही नहीं देंगे, तो अगर एक कोई आ गया तो दूसरे कोई टीम में नहीं आ सकता है, ठीक है, तो एक्सक्लूड कर दे रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूड, एक हो रहा है तो दूसरे को नहीं आने दे रहा, दूसरे हो रहा है दूसरे को नहीं, ठीक है। तो ए और बी कभी भी कॉमन पॉइंट दोनों में नहीं रहेगा, तो ए और बी ऐसे रहेगा, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो अगर ऐसा रहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे और मुझे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, मतलब क्या हो रहा है एक तरह से कि अगर टीम में बी आ गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बताओ कि ए का टीम में आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऐसे ही तो बोलें कि एक अगर आया तो दूसरे को आने ही नहीं देगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0, कोई भी एक टीम में आ गया तो दूसरा नहीं आ सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूड कर दे रहा है, तो उसका कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। या उल्टा दे दे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी, अगर मतलब ए टीम में आ गया है तो बी कभी भी आएगा ही नहीं। तो अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ये भी पढ़ चुके हैं। तो अगर फार्मूला से देखने जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी 0 है, इसलिए टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ बी इज सबसेट ऑफ ए, क्या मतलब है, ए का सबसेट है, ए ये वाला एलिमेंट है और बी जो है सबसेट है, मतलब बी इसके अंदर में लाई कर रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये वाला बी है, ए के अंदर बी है, ठीक है, और सैंपल स्पेस अपना कुछ इधर होगा। अब बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, इसका क्या मतलब है, ए का प्रोबेबिलिटी बताओ गिवन दैट बी, मतलब बी पहले से हो चुका है, बी सैंपल स्पेस बन चुका है, ठीक है। अगर बी सैंपल स्पेस बन चुका है तो ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, समझ में आ रहा है कुछ। अगर फॉर्मूला से देखने जाएं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये वाला बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होगा। अगर इसको नंबर में लिखने जाएं हम लोग, नंबर कर लेते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यही वाला पार्ट आएगा ना, तो ये नंबर ऑफ बी ही तो आएगा, नीचे भी नंबर ऑफ बी है, या इसको पी लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये दोनों क्या है, दोनों सेम ही है,
तो क्या आ जाएगा 1, फॉर्मूला से देखें तो 1। यहाँ से भी अगर देखें तो क्या हो रहा है कि अगर बी पहले से ही हो चुका है तो ए को तो सारा पार्ट कवर ही कर, मतलब ए के अंदर ही है ना बी, तो ए तो होगा ही ना, अगर बी हो गया तो ए तो होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हमेशा 1 हो जाएगा, ठीक है, अगर एक दूसरे का सबसेट है तो। अब ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, बी का बताओ गिवन दैट ए। अब देखो ए इसके लिए सैंपल स्पेस बन चुका है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस केवल ये वाला है और टोटल नंबर ऑफ केसेस ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन ही लगेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, इसको भी अगर हम लोग फार्मूला से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट प्रोबेबिलिटी मतलब ये, और नीचे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो केवल बी वाला ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अगर इसको देखें तो क्या लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट नॉट बी। तो इसका क्या मतलब है, जैसे अगर इसको ए ले लिए, ये बी है, अगर इस रीजन को कुछ हम लोग 1 बोल देते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। तो बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, बी हो चुका है, अब बी सैंपल स्पेस बन चुका है मेरा, अब उस पे से ए का प्रोबेबिलिटी निकालना बोलो तो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, ठीक है, ये आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट नॉट बी, नॉट बी मतलब बी को छोड़ के सारा कुछ, ये बी को छोड़ के जो भी बच गया वो सैंपल स्पेस बन चुका है मेरा, ठीक है। तो बी को छोड़ के क्या है 1 प्लस 4, ये दोनों सैंपल स्पेस है, उस पे से ए का, तो ए क्या है यहाँ पे 1, तो 1, ये टोटल आ जाएगा, ठीक है, जो भी आना रहेगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन दैट बी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये क्या है गिवन दैट बी, अब हम लोग का बी सैंपल स्पेस है, ठीक है, बी ही सैंपल स्पेस है और उस पे से ए का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। तो इसको तो हम लोग ऐसे भी देख के ही आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं फिर, तब हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, बी पहले से हो चुका है, ये बी है, ये ए है, उस पे से ए का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 ए, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ए बार मतलब क्या है, ए बार मतलब ए को छोड़ के जितना भी बच गया वो सब चीज़ें, ठीक है, जिस पे से अब बी हो चुका है, बी हो चुका है मतलब ये मेरा सैंपल स्पेस है, इस पे से ए को छोड़ के जो भी बच रहा है, तो ए को छोड़ के मतलब ए को छोड़ के ये वाला पार्ट है पूरा, ठीक है। तो ए को छोड़ के, लेकिन बी हो चुका है पहले, तो बी में से ए को छोड़ के कौन सा पार्ट आ रहा है केवल 3 वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। हम लोग फार्मूला से भी देख लिया, अब ऐसे देखो बिना फार्मूला से क्या है, बी पहले से हो चुका है, बी हो चुका है, ठीक है, बी सैंपल स्पेस बन चुका है, अब ए निकाल रहे हैं हम लोग, तो ए वाला पार्ट, ए उस पे से ए वाला पार्ट, तो ये 2 वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के बचा क्या, यही वाला तो बचा ना केवल, और ये वाला ए को छोड़ के तो ये हिस्सा भी कवर कर ले रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों मिला के पूरा सैंपल स्पेस को ही कवर कर रहा है। सैंपल स्पेस मेरा क्या है बी, तो पूरा सैंपल स्पेस को ही जो भी चीज़ कवर करेगा उसका प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये चीज़ को भी ध्यान रखना कि अगर
बी बिलोंग टू ए लिखा हुआ रहेगा, या बी इज़ कंटेंट इन ए, ठीक है, या सबसेट ऑफ ए, जैसे भी लैंग्वेज यूज़ किया रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट पी ऑफ ए 1/2, पी ऑफ बी 1/3 और नॉट ए एंड नॉट बी, मतलब लिखा हुआ है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। ये दिया हुआ है 5/12, ओके। तो हम लोग को फाइंड करने बोला है ए और, मतलब यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे, बना लो हमेशा वेन डायग्राम बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ए बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 और नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी कौन सा हिस्सा है, ये देखो, नॉट ए एंड नॉट बी मतलब ये जो फोर्थ वाला हिस्सा लेते थे हम लोग, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है मेरा 5/12, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम लोग x मान लिए, इसको y और इसको z, तो क्या बोला है कि x प्लस वाई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, ये दिया हुआ है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दिया हुआ है वो क्या है, y प्लस जेड, ये दिया हुआ है 1/3, और इसको हम लोग t मानते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ t जो दिया हुआ है 5/12, ठीक है। और पूरा सैंपल स्पेस किससे होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इसका सैंपल स्पेस, ये सब प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं ना x y z, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या निकालना है, x y और z निकालना है, तो निकाल लो। जैसे इस पे पुट करो सबको, यहाँ पे t का वैल्यू दिया हुआ है, y और z का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको पुट कर देंगे x और y वाला, तो z का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको निकाल लो। निकालते हैं, क्या होगा कि पहले x y का वैल्यू 1/2 है, प्लस z और प्लस t को 1/12 ही रहने देते हैं, इधर 1 है, तो यहाँ से z का वैल्यू आएगा, ये उधर जाएगा तो 1/2 माइनस 5/12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/12, तो z मेरा आ गया 1/12। ऐसे ही x और y को निकालेंगे, तो दूसरा बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको x रहने देते हैं 1/3 प्लस 5/12 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, इस सबको उधर, इसको यहीं पे चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 12 9 1 माइनस 9/12, तो ये आ जाएगा 3/12, x आ गया 3/12, z आ गया 1/12। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो x प्लस वाई जो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ, तो इसको हम लोग 6/12 लिख सकते हैं। यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालें तो x को उधर ले जाओ, 6/12 माइनस 3/12, तो ये आ जाएगा 3/12। तो सबको लिख लो अब, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या निकालने बोला, निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ए यूनियन बी बार है, तो ए, ठीक है, ए हो गया एक्स और वाई वाला, और यूनियन बी बार मतलब कौन सा पार्ट निकालने बोला है, समझ में आ रहा है। ए यूनियन बी बार मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, तो टी कवर हो गया और एक्स भी कवर हो गया, ठीक है। अगर हमको इस तरह से लिखने जाए तो ए में क्या आएगा, एक्स एंड वाई, ठीक है, और बी बार में क्या आएगा, एक्स एंड टी, ठीक है। तो यूनियन है,
तो जितना सब कुछ एक एक बार आ रहा कवर कर लो। तो क्या है, x प्लस वाई प्लस टी, ये निकालने बोला। तो सबको लिख दो। x क्या निकालें हम लोग, x निकला है 3/12, ठीक है। और z निकला है 1/12, z तो नहीं पूछा, x 3/12, y निकला है 3/12 और t दिया हुआ था 5/12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11/12, ठीक है। कितना ईजी है, इस तरह से अगर हम लोग मान लेंगे तो। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, मतलब ए बार एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन बी। तो ए बार में क्या क्या आएगा, ए बार में ए को छोड़ के, तो ए बार में क्या क्या आएगा, जेड और टी, ठीक है। जेड और टी और एंड बोला है बी, एंड मतलब कॉमन पॉइंट। जेड और टी आया था ए बार में, और बी में क्या आएगा, वाई एंड जेड। तो कॉमन क्या आ जाएगा, केवल जेड। तो जेड का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, जेड का वैल्यू 1/12 है, तो इसका आंसर 1/12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी। अब बी सैंपल स्पेस बन चुका है, तो सैंपल स्पेस पे वाई और जेड है, ठीक है। उस पे से ए का निकालने बोला है, तो ए को कौन सा फेवर कर रहा है, केवल वाई। तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वाई डिवाइड बाय वाई प्लस जेड, ठीक है। तो y हम लोग निकाल चुके हैं, z भी निकाल चुके हैं, सबको बैठा दो। y है 3/12, ठीक है। y है 3/12 और 3/12 और z हम लोग का, z कुछ 1/12, तो इसको निकाल लो, जो भी आएगा क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन डेट बी। बी हो चुका है, ठीक है। बी हो चुका है मतलब वाई और जेड नीचे आएगा, और ऊपर में क्या आएगा, ए बार है। ए बार मतलब ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के क्या है, जेड प्लस टी, ठीक है। जेड प्लस टी, तो लिख दो जेड प्लस टी क्या क्या है। जेड 5/12 दिया हुआ है, और जो टी है अपना, सॉरी टी 5/12 दिया हुआ है, और जेड 1/12, तो 6/12, ठीक है। तो इसको कर लेना, कुछ भी पूछेगा इससे हम लोग पहले एक्स वाई जेड मान लेंगे, और इधर टी, और सबका प्लस करेंगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो सबका प्लस का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू सैंपल स्पेस का 1 होता है, ठीक है। बाकी जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलो एक जेईई मेंस का क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल, ठीक है। बॉय हो या गर्ल हो, दोनों इक्वली लाइकली है। मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स भी 1/2 है, ठीक है। ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, इफ़ 2 फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन ईच, 2 फैमिली है, कोई एक्स मान लेते हैं और वाई मान लेते हैं, 2 फैमिली है, इसका दो चाइल्ड है, ठीक है। चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, इसका भी 2 चाइल्ड है। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स, सारे के सारे गर्ल्स हो जाए, यहाँ भी गर्ल, यहाँ भी गर्ल, यहाँ भी गर्ल, यहाँ भी गर्ल, गिवन दैट एटलीस्ट 2 आर गर्ल। ये दोनों मतलब 4 चाइल्ड है, दोनों फैमिली का मिला के बोला हुआ है कि गिवन दैट एटलीस्ट 2 आर गर्ल, ठीक है। तो क्या क्या पूछ रहे हो कि सारे के सारे गर्ल्स आ जाए, ऑल गर्ल्स, गिवन दैट एटलीस्ट 2 आर गर्ल। एटलीस्ट को हम लोग किस पे चेंज करेंगे, एग्जैक्ट में, तो एग्जैक्ट 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ आएगा, प्लस एग्जैक्ट 3 गर्ल एंड 1 बॉय, ठीक है, प्लस एग्जैक्ट 4 गर्ल। तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा,
ये अपना फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। आसान है, निकाल लो तुरंत। क्या हो जाएगा, सारे गर्ल्स होने का क्या कितना चांसेस है, मतलब कितना नंबर ऑफ वे है, एक ही नंबर ऑफ वे होगा। ठीक है, तो सारे गर्ल्स होने का एक तरीका है ये वाला। ठीक है, नीचे में एग्जैक्ट 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़। अब पीएनसी का काम आएगा। 2 गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है, ठीक है, और 2 बॉयज़ है। ओके, तो इसका ये कितना नंबर ऑफ वे से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो 2 गर्ल्स है और 2 बॉयज़ है, एक तरह से क्या हो रहा है, 4 चीज़ें हैं। ठीक है, जिसपे से 2 गर्ल्स है और 2 बॉयज़ है, मतलब 2 अलाइक है और 2 दूसरा अलाइक है। तो टोटल 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 6 तरीका। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 तरीका। अच्छा हाँ, ये तो तरीका हुआ ना, केवल ऑल गर्ल्स होने का एक तरीका है, पर उसका प्रोबेबिलिटी तो लिखे ही नहीं है अभी हम लोग। तो इस गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी, सारे गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 1/2 का पावर 4 है, तो 4। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ तरीका 6 है, लेकिन सारे गर्ल्स 2 गर्ल्स है, 2 गर्ल्स का 1/2। ठीक है, और 2 बॉयज़ हैं तो 1/2। तो एक तरह से सेम ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जैक्ट 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज़। तो एक गर्ल्स हो जाए, एक गर्ल्स और 3 गर्ल्स और 1 बॉय। इसको एक तरह से कितना तरीका से लिख सकते हैं, तो 4 चीज़ें हैं और 3 आर अलाइक, तो ये हो जाएगा 4 तरीका। तो 4 तरीका, लेकिन सारे का प्रोबेबिलिटी भी लिखना है। तो 1/2 और 1/2। ठीक है, प्लस 4 गर्ल्स, तो इसका एक ही तरीका होगा, तो एक तरीका, और 4 का चारों गर्ल्स है, तो इतना। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ऊपर में 1/1/12 2/4, तो नीचे में 6 4 और 1 11, तो ये 4 होगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/11। ठीक है, तो डी आंसर है। नेक्स्ट है लेट ए एंड बी नन ऑफ द, मतलब दोनों जो है नल इवेंट नहीं है, कोई भी नल इवेंट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है, और सच डेट ए बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू बी मतलब एक तरह से हम लोग एक नोट करके लिखे थे इसको कि ए के बी के अंदर ए है। ठीक है, ये बी है और इसके अंदर ए है, ए बिलोंग टू बी। ठीक है, और दोनों नल नहीं, मतलब कुछ ना कुछ दोनों में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ये भी जेईई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू होगा, हमेशा के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, ये तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, थर्ड वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी, ए का प्रोबेबिलिटी गिवन डेट बी हो चुका है। ठीक है, तो ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब बी अब सैंपल स्पेस बन चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी जो है क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में ए ही वाला आएगा, तो ये वाला है। तो इस पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कुछ ना कुछ तो होगा ही, और 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये जो है 1 से कम से डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो टोटल नंबर बड़ा हो जाएगा, जो भी पहले से था उससे कुछ बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है बड़ा इक्वल टू, अगर 1 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहेगा इक्वल टू, और अगर 1 से छोटा हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से जो भी यहाँ ऊपर में उससे कुछ बड़ा ही हो जाएगा। तो ये वाला ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, और दूसरे को और देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये अगर ट्रू हो गया तो थर्ड वाला तो कभी नहीं होगा। फोर्थ वाला देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या 1 होगा क्या, हमेशा 1 होगा क्या।
कौन सा 1 होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर बी निकालने बोला गिवन डेट ए, अगर ए हो चुका है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हो चुका है, ए सैंपल स्पेस बन चुका है, अब बोला है बी को निकालो, तो बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा, नीचे में भी ए आएगा, तो ये हमेशा 1 होगा। तो ये दोनों चीज़ हम लोग नोट में लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन कपल्स आर टू बी सीटेड रैंडमली अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, एक कोई सर्कुलर टेबल है, 1 इंडियन और 4 अमेरिकन कपल्स है, ठीक है, इंडियन इस पे कपल्स है तो वाइफ और मेल और फीमेल लिख देते हैं, मेल फीमेल, और 4 अमेरिकन है, ठीक है, इस पे भी 2 है, मतलब 8 है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। ये सबको सर्कल में अरेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, ये दोनों है एक साथ बैठे, ठीक है, गिवन दैट अमेरिकन कपल सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, ओके, ठीक है। ये अमेरिकन जो कपल है वो अमेरिकन 1 मान लेते हैं मेल और अमेरिकन 1 फीमेल, ये दोनों साथ में बैठे, ठीक है। फिर अमेरिकन 2 मेल और अमेरिकन 2 फीमेल, ये भी साथ में बैठे, अमेरिकन 3 मेल और अमेरिकन 3 फीमेल, ये भी साथ में, और अमेरिकन 4 वाला भी। क्या बोला है कि गिवन दैट अमेरिकन कपल्स सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, अगर दोनों साथ में बैठना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बंडल बना लेते हैं, उसको एक यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। तो बोला है कि अमेरिकन कपल साथ में बैठे, मतलब अमेरिकन कपल को साथ में बैठा देते हैं, वो सैंपल स्पेस बन जाएगा, तो नीचे उसका प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, नंबर ऑफ वे आएगा जो कि ये लोग साथ में बैठे, तो साथ में बैठा दो। तो अब इंडियन वाला अलग अलग है, इंडियन मेल और इंडियन फीमेल, तो टोटल कितना यूनिट बन गया, 4 यूनिट अमेरिकन वाला था, 5 यूनिट और 6, तो टोटल 6 यूनिट बन गया। तो 6 फैक्टोरियल से हम लोग सबको बैठा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अमेरिकन कपल था, ये दोनों को साथ में बैठा है, तो ये दोनों एडजेसेंट में अपने आप में तो शिफ्ट कर सकता है, कितना तरीका से, 2 तरीका से, तो 4 लोग हैं, चारों लोग 2 तरीका से आपस में अरेंज हो सकता है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वे जो कि सैंपल स्पेस है, कब, जब अमेरिकन मैन और फीमेल साथ में बैठे। अब बोला है कि ये अगर हो गया, मतलब ये एक सैंपल स्पेस बन गया, नीचे ये वाला आएगा, ऊपर में क्या आएगा कि इंडियन मैन भी साथ में बैठे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भी एक यूनिट बना लो, तो अब टोटल कितना यूनिट बन गया, 5 यूनिट, ठीक है, 4 को अमेरिकन का यूनिट, एक इंडियन, 5 यूनिट, लेकिन सारे के सारे आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ इंडियन वाला को अरेंज कर दिया आपस में, अमेरिकन वाला को, 4 लोग हैं अमेरिकन वाला, तो 4 तरीका, इतना, ये हो जाएगा आंसर। तो इसको कर लो, क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 कट जाएगा, तो ये जाएगा 1/3, ठीक है। तो बी हो जाएगा आंसर। समझ में आया, बोला हुआ है कि गिवन डेट अमेरिकन कपल्स आर सीटेड एडजेसेंट, मतलब वो अब सैंपल स्पेस बन गया, तो उसका नंबर ऑफ वे निकाल लो, नीचे में हम लोग जो भी दिया है उसका नंबर ऑफ वे निकाल लिए, तो ये नंबर ऑफ वे निकाल लिए कि अमेरिकन वाला साथ में बैठा है। अब बोला है कि उस पे से, अमेरिकन तो साथ में बैठ गया, ठीक है, उसके बाद उस पे से निकालना है कि इंडियन भी साथ में बैठना चाहिए, मतलब अमेरिकन तो साथ में बैठा ही है, उस पे से इस पे ये जो तरीका निकाले, इस पे से बहुत सारा तरीका आएगा, बहुत सारा सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, उस पे से वो वाले सारे अरेंजमेंट को निकाल लो जिसपे अमेरिकन भी इंडियन भी साथ में बैठा हो, तो वो ये वाला तरीका होगा, इतना तरीका होगा, ठीक है। इतना ही है इस पे। नेक्स्ट हम लोग आगे इंडिपेंडेंट इवेंट देखेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेना फिर से, ठीक है। मेन चीज़ है कि सैंपल स्पेस बदल जाता है, बस इतना ही याद रख लो तो काफ़ी है। चलो फिर मिलते हैं आगे।